हेलो, आज के स्पेशल इवेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस ये करेंगे कि अगर आप डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? किस तरह से आप इतने मार्क्स ला सकते हैं कि आप आराम से उसको निकाल लें, आपका इंग्लिश सेक्शन अच्छा हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप अगर सही से स्ट्रैटेजी बना के उसको सही से फॉलो कर पा रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर पा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आपके इतने मार्क्स आ जाएँगे कि हम लोग का टारगेट क्या है 30 में हम लोग के 25 प्लस ज़रूर आ जाएँ। तो 90% मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में और अगर आप अभी कुछ नहीं जानते, तो क्या करें? तो देखिए डीआरडीओ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम लोगों को जो यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, फिर हम लोग का पेड क्लास भी जॉइन कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को यही बता रहे हैं बच्चे यही उनको यही प्रॉब्लम है कि हमने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी। मतलब पढ़ी भी है तो बहुत ही पहले पढ़ी थी, स्कूल लेवल में पढ़ी थी। किसी कॉम्पिटिशन के लिए कभी एक प्रॉपर तैयारी नहीं की। बाकी सब्जेक्ट्स आपने जॉइन किए, जैसे हम लोगों के एमडी पे जितने बैचेस चलते हैं, तो आप दूसरे बैचेस में थे, लेकिन उन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती नहीं थी। अब आप इंग्लिश को आप पहला एग्ज़ाम आप फेस करेंगे जिसमें आपको इंग्लिश भी पढ़नी होगी, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, उसको जानने के लिए थोड़ा सिलेबस पे ध्यान दीजिए। सिलेबस है क्या? आपको पढ़ना क्या है? तो देखिए पढ़नी आपको कुछ चीज़ें ग्रामर भी आपकी आती है, वोकैब्युलरी भी आती है, फिर जम्बल्ड है, क्लोज़ टेस्ट है। अब ये तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि क्लोज़ टेस्ट क्या होता है। तो डीआरडीओ की स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले तो सिलेबस को जानते हैं। सिलेबस का मतलब है कि ये पैटर्न इस तरह से चीज़ें पूछी जाएँगी। तो आपके स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैब्युलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज़ टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये सारे आपके हैं। अब ये जो स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये है क्या? ये ग्रामर के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ये पूरी तरह से ग्रामर सेक्शन हुआ। ग्रामर का मतलब ये है, स्पॉटिंग एरर में एक सेंटेंस दिया होगा, आपको बताना होगा कि उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ए, बी, सी इस तरह से डिवाइड करेंगे। आपको बताना होगा कि सेंटेंस के किस हिस्से में गलती है। बस आपको ये बताना है, सही करके आपको नहीं देना, बस आप ये बता दीजिए ये हिस्सा गड़बड़ लग रहा है तो वही मिस्टेक हो गई। बस ये बताइए लास्ट ऑप्शन होता है डी जिसमें कोई एरर नहीं लग रही। अगर आपको सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं लग रही तो डी कर दीजिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट इससे थोड़ा-सा हाई लेवल हो गया। इसमें एक सेंटेंस दिया होता है और अगर वो रॉन्ग है तो आपको बताना होता है कैसे सही किया जाए। लेकिन ऑप्शन तो आते ही हैं, आप अपने मन से तो लिखेंगे नहीं। 3 ऑप्शन आपके पास होंगे, 3 ढंग से वो कहेंगे कि किस तरह से सही करें। आपको जो सबसे अच्छा ढंग लग रहा है वही आंसर है, नहीं तो सेंटेंस सही होगा तो नो इम्प्रूवमेंट हुआ। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो पूरा चैप्टर आ गया। एक सेंटेंस दिया होगा, उसका आपको वॉइस चेंज करना है, मतलब एक्टिव है तो पैसिव कर दीजिए, पैसिव है तो एक्टिव कर दीजिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है कि आपका एक डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, जैसे किसी ने कोई बात बोली, आप एग्ज़ैक्टली उन्हीं शब्दों में उस बात को किसी को बता रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। आप अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। तो एक सेंटेंस दिया होगा, आपसे बोला जाएगा कि इसे डायरेक्ट में चेंज करो, ऑप्शंस होंगे 4 उसमें से बताना है। वोकैब्युलरी में क्या-क्या चीज़ें हैं अभी हम लोग देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको पता ही हर सब्जेक्ट में होता है। एक लाइन दी होगी, उसमें से कोई भी एक वर्ड गायब कर देंगे बीच में से, वो वर्ड आपको फिल करना है। 4 ऑप्शंस में से फिल करिए। क्लोज़ टेस्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स ही है ये। फिल इन द ब्लैंक्स का बड़ा रूप है ये। क्लोज़ टेस्ट में ये चीज़ होती है कि एक पैसेज आता है, एक पैराग्राफ जैसा आता है, उसमें से वो बीच-बीच में से 5 शब्दों को गायब कर देंगे और वो शब्द आपको फिल करने हैं। 4-4 ऑप्शन हर एक के होंगे, उसमें से आप फिल करिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स का बड़ा रूप ये हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है अनसीन पैसेज। एक कहानी टाइप की आएगी, एक छोटा-सा लेख जैसा आर्टिकल या कहानी जैसा होगा, जैसे एक पैराग्राफ में आ गया या 2 छोटे-छोटे पैराग्राफ आ गए, उसको पढ़िए और उसके बेस पे कुछ 4 या 5 सवाल होंगे, उनके जवाब आपको देने होंगे। तो एक जैसे आपने छोटी-सी कहानी पढ़ी, पढ़ के आपने कितना समझा, उसके बेस पे आपको बताना है। कॉम्प्रिहेंशन शब्द का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग या समझ। तो आपकी क्या समझ है, आप एक नई चीज़ पढ़ के कितना तेज़ी से समझ पाते हैं, उसका टेस्ट होता है ये। जम्बल्ड सेंटेंसेस का मतलब होता है सेंटेंसेस के क्रम को उल्टा-पुल्टा कर दिया जाता है। जो एक कहानी टाइप है, उसके एक के बाद एक 4 सेंटेंस जैसे होने चाहिए थे। अब उन 4 सेंटेंसेस के क्रम को उलट-पुलट देते हैं। आपको उनको सही क्रम में लगाना होता है। ये हुआ जम्बल्ड सेंटेंसेस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको सही क्रम में लगाना है। अब देखिए वोकैब्युलरी अभी देख लें कि वोकैब में क्या-क्या है सिलेबस, क्योंकि सिर्फ वोकैब वहाँ लिखा था। सिनोनिम पर्यायवाची, एंटोनिम विलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
मुहावरे, स्पेलिंग और फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब थोड़ी मुहावरे टाइप की ही चीज है, वो तो आप क्लास में करिए। प्रेपोजिशन से भी रिलेट हम इसे कर सकते हैं, प्रेपोजिशन चैप्टर में भी रखा जा सकता है, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत मुहावरे जैसा होता है। एग्जैक्टली हिंदी में फ्रेजल वर्ब जैसी कोई चीज नहीं है, मिलता जुलता मुहावरे से हो गया। अब ये है आपकी जो ग्रामर सेक्शन क्या है, पढ़ना क्या है आपका, ये पूरा सिलेबस है। वो पूरा सिलेबस था लेकिन वो पैटर्न था कि कैसे पूछेंगे। तो ये बेसिक टू एडवांस ग्रामर आपको पढ़नी है, जिसमें टेंस, अब कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, वो हम लोग देखेंगे। टेंस, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, जेरेंड इंफिनिटिव पार्टिसिपल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो ये हो गए आपके पूरा जो सिलेबस है वो। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। आपको डेली सारी चीजें करनी है। सारी चीजें का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ये पढ़ रहे हैं, ये नहीं। आपको चैप्टर वाइज चलना है। चैप्टर वाइज आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। और बेसिक क्या है, टेंसेस बेसिक है। जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चे को क्या सबसे पहले पढ़ाया जाता है, बेसिक कैलकुलेशन। अगर बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं आता, तो फिर वो आगे कैसे सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख सकता। वही चीज इंग्लिश में टेंस है। अगर आपको टेंस नहीं आता अच्छे से, तो आप आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो टेंस आपको बहुत अच्छे से करना है, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए। और जो हम लोगों का पेड बैच भी है, इसमें भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। यही आप चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे हम लोगों का बैच ज्वाइन करें, कुछ भी आपको टेंस से ही शुरू करना होगा कि टेंस क्या होता है। बेसिक आइडिया पार्ट ऑफ स्पीच का वो तो लेना है, लेकिन सबसे पहले टेंस, और बिल्कुल जीरो से। जैसे राम इज गोइंग, दे आर फाइटिंग, आई एम स्टडिंग, इस तरह के आई के साथ एम, राम के साथ इज आ गया। इस तरह की चीजें हम लोगों को इसमें टेंस से उस लेवल से स्टार्ट करना होगा। तो टेंस देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना टेंस के कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि टेंस के बेस पर, टेंस के आधार पे आप बहुत सारे चैप्टर सीधे सीधे सीखते हैं। अगर आपको एक टेंस नहीं आता, तो देखिए आपके कौन कौन से चैप्टर बर्बाद हुए। आपको अगर टेंस नहीं आता, तो आपको वर्ब कुछ नहीं समझ में आएगा। वर्ब बिल्कुल गया, वर्ब आपको आएगा ही नहीं समझ में अगर टेंस नहीं आता। फिर आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा अगर टेंस नहीं आता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल। जेरेंड इन्फिनेटिव नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, एक से इसमें चैप्टर रह गया, क्वेश्चन टैग। वो वैसे टेंसेस में ही कुछ बुक्स इंक्लूड कर देती हैं, अलग से चैप्टर की तरह नहीं देती, टेंस में ही दे देती हैं। तो लेकिन हम लोग अलग से चैप्टर उसको देख लें, क्योंकि एक दिन पूरा लगता है उसे पढ़ने में, मतलब 1 घंटे की क्लास में हो जाता है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर्स आपके गए टेंस की वजह से। और टेंस नहीं आता तो टेंस तो गया ही। तो 7 चैप्टर्स आपके साफ हो गए, कुछ नहीं आपको समझ में आया। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है टेंस के बेसिस पे, बिल्कुल डायरेक्टली आपको ये चैप्टर कोई नहीं आएगा अगर आपको टेंस नहीं आता। और बाकी तो इनडायरेक्टली तो हर चैप्टर से रिलेशन है। अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो हर जगह आपको टेंस का यूज करना है। टेंस के बिना तो सेंटेंस ही नहीं बनता है। तो मतलब है कि टेंस को बहुत अच्छे से करिए, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और देखिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके सारा कॉन्सेप्ट उसके पढ़ लिए, एग्जाम्पल और सब कॉन्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद हर चैप्टर में 40-50 सवाल लगा लीजिए, 40 लगा लीजिए, ठीक है, 40-50 आप जितना लगा सके अच्छा ही है। लेकिन 40-50 क्वेश्चंस लगा लें पर्याप्त होगा। 40-50 एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपने उस चैप्टर के 40-50 सवाल लगाए। फिर चैप्टर वाइज मतलब आपने प्रैक्टिस की, टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद जब आपके 40-50 सवाल आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे, आपके उसमें काफी गलत भी होंगे, उसके उसका टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जब आप पहली बार कुछ प्रैक्टिस करते हैं, भले ही चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको जरूर प्रॉब्लम होती ही है। क्योंकि उस टाइम आप उन सवालों के माध्यम से वो चैप्टर और अच्छे से समझ रहे होते हैं। वो आप उसको अपने टेस्ट की तरह मत लीजिए कि मैं टेस्ट में फेल हो गया, मेरे तो 50 में से 20 ही सही हुए। वो मत देखिए। आप ये सोचिए कि आप उन 50 40 50 क्वेश्चंस को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए कर रहे हैं। तो वो आप 40-50 क्वेश्चन लगाइए, भले ही उसमें आपके 30 गलत भी हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप दूसरे चैप्टर पे बढ़ जाइए, हाँ उनका सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है तो क्या किस तरह से आंसर हुआ, उसको समझने की कोशिश करी, सोल्यूशन तो दिया ही होगा, वो लगाया। फिर अगले चैप्टर पे चले गए। फिर जैसे आर्टिकल पढ़ लिया, अब आर्टिकल पढ़ लिया, उसके 40-50 क्वेश्चंस लगाए।
फिर उसमें भी आपके कुछ गलत होंगे। लेकिन असली चीज़ ये है, आपके फर्स्ट टाइम सॉल्व करने में गलत हो रहे हैं तो वो होता है। लेकिन असली बात ये होगी कि आप जो सॉल्यूशन देखें, फिर आपको वो समझ में आया या नहीं, सॉल्यूशन देख के। एकदम दिमाग में नहीं आया ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में आया या नहीं कि क्या प्रॉब्लम थी इस सेंटेंस में, मेरी क्या गलती हुई, वो असली चीज़ है। फिर आप उस पे वर्क करिए कि वो आपको समझ में आए, फिर दूसरा चैप्टर किया, तो हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करनी है। 40-50 हो गए, आप आर्टिकल पे बढ़ गए, फिर उसके बाद फिर आप नाउन पे चले गए। ऐसे एक-एक चैप्टर आप करते गए, फिर उसके बाद आप कुछ दिन बाद फिर से उसको जो पहले वाले सवाल लगाए थे ना, जैसे आपने 3-4 चैप्टर कर लिए, फिर उसके बाद वापस उसी पे जाइए, उन्हीं सवालों को दोबारा से लगाइए। क्योंकि अब इतने दिनों में जैसे 1 हफ्ता और निकल गया तो आप भूल भी गए होंगे कुछ कि क्या किया था। तो आप फिर से उन क्वेश्चंस को लगा के देखिए कि अब मैं कितने कर पा रहा हूँ, वही वाले सवाल। वही वाले करिए तो आपके फिर सारे सही होने चाहिए, या फिर एक आध मिस्टेक हो गई तो बात अलग है। क्योंकि अब आप वो कर चुके हैं और आपने उसका सॉल्यूशन भी देख लिया है, समझ लिया अच्छे से सॉल्यूशन भी। अब आपका सही वो होने चाहिए, ऑलमोस्ट सारे, लगभग सारे ही सही होने चाहिए। तो आपने एकदम नहीं कि टेंस की प्रैक्टिस किए फिर 2 दिन बाद फिर से प्रैक्टिस नहीं करनी। 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर से आपने वो पुराने सवाल लगाइए। फिर ऐसे आप पुराने पे जाते रहिए। हर 8-10 मतलब 7-8 दिन में आप पुराने सवाल फिर से लगाते रहिए और अब नए भी लगाने हैं। सवालों की कोई कमी नहीं है, आजकल नेट है, आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट का आपको पूरा एक्सेस है। आप इंटरनेट पे आप कितने भी सवाल गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप एआई का यूज़ करके सवाल वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपको सवाल कम नहीं पड़ेंगे। तो चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर के हिसाब से। साथ में क्या करिए, एक-एक चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ना है, 40-50 सवाल पहली बार में लगाए, फिर कुछ दिन बाद उनको दोबारा से लगाया, फिर नए सवाल लगाते रहिए। नए लगाइए, वो ऐसी है कि वो आपने 30-40 और सवाल लगा लिए चैप्टर वाइज़, वो किया। अब उसके बाद साथ में आपको क्या करना है, अभी आपको वो भी बताते हैं कि बुक कौन-सी लें। देखिए रीडिंग मटीरियल ये है, अगर आप हम लोगों के पेड बैच में जुड़े हुए हैं या आपके पास पहले से नोट्स हैं किसी भी तरह के, तो आपको वोकैब्युलरी की अगर आपको लग रहा है, जैसे हम लोगों के पेड बैच की बात कर रहे हैं, आप अपने नोट्स देख लीजिए जो हैं, तो उसके हिसाब से अगर पर्याप्त लगे। नहीं तो हम लोग आपको वोकैब्युलरी के लिए अगर कोई बुक लेनी है तो ये बहुत अच्छी है। एक तो ब्लैक बुक ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा बच्चे खरीदते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। तो आप पिनिकल 60 डेज़ इंग्लिश वोकैब्युलरी ले लीजिए। ब्लैक बुक ज़्यादा पुरानी है, यही नाम है उसका। तो ब्लैक बुक ज़्यादा पुरानी है तो ज़्यादा लोगों को पता है, नहीं तो ये बाद की बुक है तो ये, लेकिन बहुत अच्छी है। 60 डेज़ इंग्लिश वोकैब्युलरी, या एक पिनिकल की एक और 20,000 वर्ड्स करके आती है, 20,000 शब्द। वहाँ से आप वोकैब्युलरी करते रहिए। अगर आप पेड बैच में हैं तो आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको सारी वोकैब प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से कर सकते हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ये है ग्रामर के लिए, ग्रामर की किताब है। अब ग्रामर की भी अगर आप बैच में जुड़े हुए हैं तो ग्रामर की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप बैच में हैं तो। पिनिकल एसएससी, अब ये वाली लेकिन आपको लेनी होगी। पिनिकल एसएससी इंग्लिश, देखिए अब एसएससी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतने प्रीवियस ईयर्स के इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको लेवल एसएससी में तो भर-भर के सवाल आपको मिलेंगे। तो एसएससी की इंग्लिश जो है वो आपके लेवल की है। तो आप एसएससी के सवाल कर लीजिए क्योंकि आपको उसमें एक तरह से अनगिनत सवाल मिलेंगे। ये वाली बुक है, आपको पीडीएफ मिल जाए, नहीं तो आप बुक खरीदना चाहें, जैसे आपके पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल रहती है वैसे तो। तो पिनिकल एसएससी इंग्लिश 7600 प्लस क्वेश्चंस, इतने इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें उन्होंने टॉपिक वाइज़ दिया है। टॉपिक वाइज़ है और एसएससी का वही लेवल है जो आपका है, वही बिल्कुल सिलेबस है जो आपका है, तो कोई अंतर नहीं है, 100% मैच होगा। तो वही वोकैब, वही ग्रामर, वही पैटर्न सब आपका सेम है। चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो, चाहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई चीज़ हो, आप यहाँ से पढ़िए, टॉपिक वाइज़ है। जैसे आपको किसी दिन हो रहा है मूड कि आज मैं चलो ग्रामर के सवाल लगा लूँ, तो ग्रामर वहाँ पे स्पॉटिंग एरर सब साथ में होंगे। आज फिल इन द ब्लैंक्स लगाया जाए, तो वो सब साथ में दिया हुआ होगा। फिर आप सोचें कि आज मुहावरे पढ़ते हैं, तो मुहावरे के सवाल सब साथ में होंगे। सारे सवाल हैं, बिल्कुल आपका पैटर्न 4 ऑप्शन वाला आता है, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा और आपको सॉल्यूशन उसमें दिया होगा, तो वहाँ से आंसर चेक करके फिर लर्न कर लीजिए। पहले सॉल्व करने की कोशिश की और फिर आप उसमें सही आंसर लर्न कर लीजिएगा। तो वहाँ ये आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें शुरू में आप फ़ोकस किस पे करिएगा? देखिए चैप्टर वाइज़ आप कर रहे हैं। अभी अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने टेंसेस से स्टार्ट किया, ग्रामर आप पढ़ते जा रहे हैं।
फिर उसके साथ-साथ आप क्या करिए, उसके साथ-साथ आप वोकैब पे फ़ोकस करिए। क्योंकि अगर आप स्पॉटिंग एरर करने लगेंगे, तो उसमें तो हर चैप्टर से रिलेटेड होगा। उसमें ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपने अभी पढ़ी ही नहीं है, आप तो अभी टेंसेस पे अटके हुए हैं। तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम ही तो वेस्ट होगा। वोकैब कर लीजिए, वोकैब आप वहाँ से लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सॉल्व बिल्कुल नहीं, आपको कोई वोकैब नहीं आती, सॉल्व मत करिए, सीधे आंसर मार्क कर लीजिए। वहाँ से आप आंसर फिर वो ईडीएम लर्न करना स्टार्ट कीजिए। ईडीएम है, पर्यायवाची, विलोम है, ये सब लर्न करिए। सॉल्यूशन में तो सब दिया होगा ना, मार्क करने की जरूरत नहीं, सब सॉल्यूशन में होगा, वहां से लर्न कर लीजिए। वहां से लर्न करते रहिए। तो पहले आपने टेंसेस जैसे बेसिक ग्रामर से स्टार्ट किया, साथ में आप वोकैबुलरी करते जा रहे हैं। अब जब आपका सिलेबस हो जाए ज्यादा, तो फिर आप स्पॉटिंग एरर, फिर ग्रामर के सवाल उठाइए, वो वाले प्रैक्टिस करिए, और साथ में मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट मतलब कौन सा, हम लोग की डेली सुबह 10 बजे क्लास 1 घंटे की होती है। उसमें 30-35 क्वेश्चंस हम लोग डेली करते हैं। और क्लास में जब होते हैं तो हम लोग फिर उसको मतलब अच्छे से हर सवाल को समझते हैं। तो फिर उस वो जरूर करिए, क्योंकि वहां पे आपकी, वैसे हम लोगों का बैच भी है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है आप वही कर लीजिए, और साथ में यूट्यूब क्लास कर लीजिए। अगर आपसे नहीं, आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब क्लास तो हर हालत में करनी होगी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस आपकी डेली होती रहेगी। अगर आप बिगिनर नहीं भी हैं, अगर आपका अच्छा लेवल भी है, तब भी आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और वो मॉक टेस्ट की तरह की प्रैक्टिस होती है, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपकी उसमें ग्रामर भी होती रहेगी, क्लोज टेस्ट भी, वोकैबुलरी भी, सारी चीजें होती रहेंगी। और छांट के वो वाले सवाल होते हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा रिपीट होते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्टली चलिए, स्मार्ट वर्क करिए, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करिए। इसीलिए जब हम लोग पेड बैच में पढ़ते हैं, तो हर रूल के साथ ये बता देते कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है या नहीं है, उस पर टिक लगवा देते जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए तो सारी चीजें जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जैसे लास्ट के 2-3 दिन बचे, अब आपको रिवीजन करना है, इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा बैठ के करो। तो आप जल्दी से पीडीएफ से उस पर नजर डालते चले जाइए, जिस पे टिक लगाया है, जिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, उस पे नजर डाल लीजिए, तो आपको याद आ जाएगा सब। 3-4 दिन में आपका पूरा आराम से हो भी जाएगा पूरा सिलेबस, टिक वाले। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में टेंसेस से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, फिर आप वोकैबुलरी शुरू में करिए। और वोकैब में आप फिर जो चीज, जिस दिन जो चीज करना चाहें, सिनोनिम करना चाह रहे हैं, सिनोनिम प्लस ईडियम करना चाह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर लीजिए। आपके पास पूरी बुक मौजूद है, उसमें आप जो भी करना चाहें वो कर लें। और 10 बजे हम लोगों की डेली क्लास होती है, वो करिए, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आपकी मिक्स प्रैक्टिस भी होती रहेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप खुद से कर ही रहे हैं, नहीं तो फिर आपकी क्लास में आपको बैच में पीडी वो वर्कशीट मिलेंगी, वहां से आप सॉल्व करिए। और फिर जितने जो डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। हम लोग की जो यूट्यूब क्लास होती है 10 बजे, उसमें लाइव क्लास में आप लास्ट में पूछ लीजिए अगर आपके कोई ऐसे डाउट है। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे अभी आपको उसका भी बता देते हैं नाम, वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो चैप्टर वाइज जरूर करते रहिए। और देखिए, ये जो है, ये जो आपको प्रीवियस ईयर्स की बुक बताई, आपको यही इस पे टिक लगाया, मतलब ये तो आपको लेनी ही होगी, चाहे आप खरीदें, चाहे पीडीएफ आपको कहीं से मिल जाए। इससे आपको हर तरह के सवाल लगाने, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैब। स्टार्ट वोकैबुलरी से कर दीजिए, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है, उसमें वो आप जितना पढ़ेंगे, जितनी रीडिंग हैबिट्स आपकी होंगी, कि आप जैसे कोई पैसेज ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं, या कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है इंग्लिश का, तो बहुत हेल्प मिलती है। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं आते उसमें। अगर आपने थोड़ी सी रीडिंग कर ली, रोज आप 1-2 पैसेज लगा रहे हैं, 1-2 सवाल अनसीन पैसेज वाले लगा रहे हैं, तो आपके 100% उसमें मार्क्स आने चाहिए। वो ज्यादातर बच्चों के 100% आ जाता है, जो थोड़ा भी ठीक ठाक भी तैयारी कर रहे हैं। और आपके 30 में 25 बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 25, अगर 25+ मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपके टेंस अच्छे से किया, टेंस पे बेस बहुत सवाल आते हैं। अभी आपको 6 चैप्टर्स बताए, टेंस पढ़ेंगे तो आपके टोटल 7 चैप्टर्स कवर हो गए, पूरे सिलेबस के 7 चैप्टर्स आपके, तो 7 का मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया। इतने सारे आपके कवर हो गए। फिर आप हर एक चैप्टर की रोज प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस चैप्टर के रूल्स पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है। आपकी हर एक चैप्टर के रूल्स पे अच्छी पकड़ होती रहे, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपके टेंसेस के रूल्स तैयार हैं, आर्टिकल के तैयार हैं, नाउन के तैयार हैं, तो वो कहाँ से आएगा, उसी में से तो आएगा। उसमें से कोई भी उठा के दे दिया जाता है। तो आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपके सही होने लगेंगे। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ा आगे बढ़ गए, मतलब है कि वो एक चैप्टर पे मजबूती अपनी पकड़ नहीं बना रहे,
कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर करिए। गलती बहुत क्या होती है, आप टॉपर्स से सुन लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाने से बहुत फायदा होता है, लेकिन बेसिक से भी तो पढ़ना होगा। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स में नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी। वैसे इंग्लिश में है, और जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके सही होने लगेंगे। कि आप जब प्रैक्टिस में इतने सही हो रहे हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस और नया बिल्ड होगा कि हाँ, कहीं से भी सवाल पूछ ले, मेरे तो एक चैप्टर का मैं कर रहा हूँ, मेरे सही हो रहे हैं। तो फिर उसमें आपके मॉक टेस्ट में भी सही होने लगेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस है, प्रीवियस ईयर की इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं पता, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। थोड़ा-थोड़ा आपका सुधार होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाएँगे, लेकिन उतनी नहीं सीख पाएँगे कि एग्ज़ाम निकल जाए, उतना नहीं हो पाएगा। तो वही तो टारगेट है। ये टारगेट थोड़ी है कि हम लाइफ़ में अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएँ या लाइफ़ में अंग्रेज़ी हमें थोड़ी-सी आ जाए। वो अगर आपका टारगेट है, वो बाद में अचीव करते रहिएगा, पहले तो नौकरी लेनी है, तो उस नौकरी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करिए, साथ में फिर मॉक टेस्ट थोड़ा-थोड़ा करते रहिए। लेकिन एक चैप्टर के आपको शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके 40-50 सवाल लगाए, फिर उन 1 हफ्ते बाद फिर से उन 40-50 सवालों को लगाया, और फिर बाद में नए सवाल भी लगाए। फर्स्ट टाइम आपके बहुत गलत हुए, आधे से ज़्यादा गलत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टाइम 1 हफ्ते बाद आपने लगाया तो फिर आपके उसमें ऑलमोस्ट सारे सही हुए, फिर आप नए सवालों पे जाइए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और हम लोगों की टाइमिंग जो आपको बता रहे थे, 10 बजे हम लोग की इंग्लिश की क्लास होती है डेली। यूट्यूब पे हम लोग के एमडी टेक्निकल क्लासेस, मतलब इसी चैनल पर। फिर आपकी 11 बजे साइंस होती है और 2 बजे मैथ्स की क्लास होती है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक से कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, आप सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इंग्लिश है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमने और कोर्सेज यहाँ एमडी पे ज्वाइन किए हैं, इंग्लिश उनमें थी नहीं, तो क्या हमें अलग से इंग्लिश मिल जाएगी? तो इसीलिए हम लोगों ने अलग से इंग्लिश का बैच रखा है, 299 फीस। और कंप्लीट सिलेबस नोट्स के साथ, वर्कशीट के साथ, जो आपसे कह रहे थे ना 40-50 सवाल, आपको वो सब उसमें मिल जाएँगे। वोकैब्युलरी लेने की ज़रूरत नहीं, कोई बुक वहाँ पे मिलेगी। प्रीवियस ईयर्स हम लोगों ने यहीं यूट्यूब पे ही सॉल्व कराया है कुछ दिन पहले, तो आप वो देख सकते हैं। डीआरडीओ में क्या लेवल आता है, सब आपको मिलेगा। आपको कंप्लीट बैच जॉइन करना हो तो वो ये है। इसमें 560 फीस है, इसमें मतलब सारे सब्जेक्ट्स की। कैसे जॉइन करें, जल्दी से प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये है एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप है हम लोगों का, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए इसे। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, कैटेगरी होगी जो इस चैनल का नाम है, एमडी टेक्निकल क्लासेस। पेड कोर्सेज पे जाइएगा, फिर जितने भी कोर्सेज हैं आपको लाइन से दिखाई दे जाएंगे। वहां पे इंग्लिश का बैच हो, चाहे वो आपका पूरा कंप्लीट बैच हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस ये कुछ जानकारी थी, अच्छे से पढ़िए, कोई डरने की बात नहीं है। और हाँ, 10 बजे क्लास, ये है इंग्लिश का ग्रुप। अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, इंग्लिश बाय शीना जैदी टेलीग्राम पर। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे। अब क्लासेस हम लोगों की चलती रहेंगी, तो 10 बजे ज़रूर ज्वाइन करें हम लोग की यूट्यूब क्लास पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।